Hello students, this is Anshika from Top Hopes Academy. नाम तो क्या होगा याद आपको है। चलिए तो शुरू करें। आज हम हमारा जो सिलेबस का डिस्कशन है वो पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में पूरा हो गया था। ठीक है, तो अब श्री गणेश करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो उठाते हैं अब, लिविंग वर्ल्ड का। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि कुछ जो बुक्स हैं और कुछ जो सिलेबस का पैटर्न है वो इसे कंसिडर करता है बॉटनी में, और वही दूसरी साइड कुछ इन्हें कवर करता है जूलॉजी में। बट पढ़ना तो है ही, है ना। दोनों तरफ है, बेनिफिटेड है कि चलो सिलेबस रिड्यूस हो गया। तो चलिए, लिविंग वर्ल्ड, जीवत संसार। क्या हुआ? द लिविंग वर्ल्ड, द इज आर्टिकल, लिविंग जीवत, वर्ल्ड संसार। ठीक है, बड़ा ही आराम से जो है हम स्टार्ट करेंगे, एकदम एकदम इसे डिटेल में समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। How wonderful is living world. The wide range of living types is amazing. The extraordinary habits in which we find living organisms. B. Cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes और desert. तो देखिए, इसमें क्या रहेगा, जो लिविंग हम लोग कंसीडर करेंगे ना, लिविंग, तो लिविंग क्या है? व्हाट इज लिविंग? सी, मैं आपको थोड़ा लिख कर एक्सप्लेन करती हूँ। वेट अ मिनट। सी, देखिए मैंने क्या किया, एक आधा टेढ़ा सी आकार का बॉक्स जो है वो ड्रॉ कर लिया। हमने क्या देखना है? लिविंग, लिविंग के बारे में पढ़ना है आज, राइट। जब भी आता है ना लिविंग माइंड में, तो क्या चीज स्ट्राइक होती है कि लिविंग है तो हिलेगा। क्या करेगा? हिलेगा, मूव करेगा, बिल्कुल मूव करेगा। लिविंग है तो सांस ले, क्या करेगा? सांस लेगा, रेस्पिरेशन। ठीक है, लिविंग है तो बच्चे भी होंगे, रिप्रोड्यूस। लिविंग है तो खाना भी खाएगा, खाना खाएगा तो उसे पचाएगा भी, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और जी, लिविंग है तो बढ़ेगा भी, छोटा था बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। ठीक है, ग्रो, ग्रो, ग्रोथ दिखाएगा। ठीक है, तो जी एकदम जब लिविंग आया माइंड में तो क्या क्या कुछ चला आपके दिमाग में कि ग्रोथ दिखाएगा, मेटाबोलाइज करेगा चीजों को। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हम बोलते हैं ना, यार तुम पतले हो, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तुम मोटे हो, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो क्या रहेगा ये? इसका मतलब होगा कि जो मेटाबॉलिज्म है वो डिसाइड करेगा क्या, कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट क्या है। ठीक है, जो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट, BSM। ठीक है, वो क्या है? देखिए, जो खाना आपने खाया उसका टूटना, खाना आपने खाया वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसका टूटना छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, देन उनका ग्लूकोज बनना, देन वो ग्लूकोज आपके ब्लड में घूमना, वो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। ब्रेक डाउन होना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स बनना, देन ग्लूकोज बनकर फटाफट आपके ब्लड में जाना और आपको एनर्जी देना कि लो भागो खेलो कूदो जो मर्जी करो। दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस तो मुझे नहीं लगता किसी के लिए नया वर्ड होगा। रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस यानी एक से दो से फर्दर, दो या तीन
जिसकी जैसी इच्छा बच्चे हों, ठीक है, रिप्रोड्यूस। समझ रहे हो? बच्चे का डायग्राम थोड़ा कैजुअल है। देन मूवमेंट, क्या है? देन मूव करेगा। चलते हैं हम लोग रोड्स पर, है ना, मूवमेंट जिसे बोलते हैं बेसिकली, यार समझ जाओ। देन रेस्पिरेशन, इनहेल एक्सहेल, सांस का अंदर खींचना इनहेल, सांस का बाहर छोड़ना एक्सहेल। देन अंदर जाकर रेस्पिरेशन यानी अंदर जाना हवा का, ये तो था ब्रीथ, ब्रीथ करना, खींचना अंदर गया। ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तुमने ऑक्सीजन खींची, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, एक नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन जा रही है, दूसरी से CO2 बाहर। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब हुआ जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टूटना। क्या रहेगा ग्लूकोज? वेट अ मिनट, हाँ जी, C6H12O6, this will be the compositing formula of glucose, ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6। तो रेस्पिरेशन क्या करेगी? C6H12O6 को तोड़ देगी। क्यों तोड़ेगी? क्योंकि उसे बनाने हैं ATP। क्या बनाने हैं? ATP। किसी दुकानदार को जाकर क्या देते हो जो वो तुम्हें सामान दे दे? पैसे, करेंसी। क्या देते हो? देते हो कि फ्री में ले आते हो उधार से? कौन कौन करता है उधार? ठीक है, तो करेंसी क्या देते हो? करेंसी। इंडिया में हो तो रुपी दे रहे हो, अमेरिका में हो तो डॉलर दे रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हुई जी? करेंसी, करेंसी है, ठीक है। तो वैसी एनर्जी की भी तो करेंसी हुई। नहीं, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ATP इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। लो, एक MCQ आ गया, टिक करो इसे। करेंसी क्या है एनर्जी की? ATP। ध्यान हटाओगे तो दुर्घटना हो जाएगी भाई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक MCQ गया। हाँ जी, ATP एनर्जी की करेंसी है और फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राई फोस्फेट। निग्लेक्ट करो हैंड राइटिंग और स्पेलिंग्स को, वैसे सही भी है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ATP। तो जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, फटाक से ATP। अच्छा, कहाँ थे हम? तो डेफिनेशन जो है लिविंग की वो समझ में आ गई हमें, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ जी, तो क्या देखा हमने अब तक कि जो लिविंग है उसकी अलग अलग सी कुछ फीचर्स हैं जो उसे अलग करती है नॉन लिविंग से। क्या क्या अभी तक क्या क्या देखा हमने? एक तो हो गया मूवमेंट करनी, है ना। मूव तो देखिए प्लांट्स भी करते हैं, बट वो क्या होता है? लोकोमोशन, या तो धूप की तरफ जाना, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, ग्रेविटी की तरफ जाना, जियोट्रॉपिज्म। ह्यूमंस तो हम लोग आगे स्ट्रेट, पीछे बैक, राइट लेफ्ट, जैसा भी हम लोग मूवमेंट दिखा सकते हैं। देन क्या है? द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, जो अटैकिंग शार्क्स, डीप सेंस ऑफ वंडर, इकोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट, हमारे आसपास का जितना भी ट्रैफिक है ना, जितना भी ट्रैफिक है, ये सब कुछ लिविंग। समझ रहे हो? नेक्स्ट, अच्छा, एक और चीज, क्या लिविंग में और नॉन लिविंग में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि जो फीचर्स आप देख रहे हो लिविंग के, वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं भी या नहीं, है ना। जैसे रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन को हम अगर लेकर चलें तो ये क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग का? देखिए, इसके लिए जानते हैं
कि नो डाउट जो रिप्रोडक्शन है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन सकता है लिविंग का, बट क्या वो नॉन लिविंग्स में नहीं होती? बिल्कुल होती है। कैसे? जो नॉन लिविंग है चीजें वो क्या रिप्रोड्यूस नहीं करती? फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें लोअर ऑर्गेनिजम्स की, जिस तरह से हम बात करें अगर अमीबा की, ठीक है, दो लिविंग है बट स्टिल कितना लोअर ऑर्गेनिज्म है कि उसे जूलॉजी कवर तक नहीं करती, जैसा प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया गया। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड में भी हो रही है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड में भी हो रही है, ठीक है, बट कर तो उसको सिर्फ लिविंग पा रहा है ना कुछ, राइट और नॉट? इफ सपोज आई हैव दिस पेन, ये करेगा रिप्रोड्यूस, दूसरा बनेगा पेन। इफ आई हैव दिस सेल फोन, करेगा रिप्रोड्यूस, मौज नहीं हो जाएगी अगर दो सेल फोन बन गए एक से तो। ये डेस्क है ना, ये डेस्क, ये टैब, कुछ भी जो है ये करेंगे रिप्रोड्यूस? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है? रिमार्केबल प्रॉपर्टी है जो सिर्फ एग्जिबिट कर सकती है एक लिविंग चीज, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ग्रोथ। कभी सोचा है माउंट एवरेस्ट ग्रो कर रहा है? नियर अबाउट 8 किलोमीटर तक लंबा हो चुका है और हर बार उसके ऊपर सैंड ड्यून्स जुड़ती जा रही हैं, 2-2 3-3 सेंटीमीटर हर साल बढ़ रहा है वो, तो ग्रो कर रहा है भाई। नॉन लिविंग है, स्टिल ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ इज नॉट अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। जो क्वेश्चंस आते हैं ना सीधा टिक 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 क्रॉस क्रॉस, तो वो क्या होंगे? देखिए भाई, जब आप एमसीक्यूज कर रहे हैं ना परस्यू, तो एमसीक्यूज में आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक जो है सीधा शॉर्ट आंसर नहीं स्ट्राइक हो रहा माइंड में, तो आप एलिमिनेट करने का तरीका यूज करोगे। एलिमिनेट यानी यू रिमेन इन, यू गो आउट, आप अंदर हो बाहर, अंदर बाहर, यानी जो जो आपको लग रहा है ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है, तो आप उसे उठाओगे बाहर, उठाओगे बाहर। ये कैसे पॉसिबल है? जब आप एक डीप स्टडी गो थ्रू करो, ठीक है। तो लिविंग की जो करेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें पहला तो आ गया क्या? रिप्रोडक्शन। करेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ, जो कि नहीं है, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल दिया हिमालय ग्रो कर रहा है भाई, नॉन लिविंग है, स्टिल इट इज ग्रोइंग, ठीक है। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म, है ना, हमने किया डिस्कस। तो ये पेन मेटाबोलाइज कर रहा है, पचा रहा है कुछ, ये मेरा फोन, बुक, टैब, लैपटॉप, कुछ भी नहीं ना। तो ये क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म रिमार्केबल फीचर हुआ, या रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ किसका? लिविंग का। तो ये आप लोग टिक करोगे। इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिमार्केबल फीचर ऑफ लिविंग? अब आपने वर्ड मिस कर दिया, नोट, नोट नेगेटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग? नीचे दिए गए कौन से जो ऑप्शन है इनमें से ऐसा एक ऑप्शन कौन सा है जो कि रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग का? पहला ऑप्शन आएगा, बात हो रही है नहीं की, पहला आएगा रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रेस्पिरेशन। क्या टिक करेंगे? ऑब्वियसली ग्रोथ। जो नॉन लिविंग थिंग है वो रिस्पायर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना रिस्पायर, वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, ठीक है, नहीं कर सकती मेटाबोलाइज। तो ऐसी क्या चीज है जो नॉन लिविंग थिंग दिखा पा रही है, शो कर रही है? दैट इज ग्रोथ, ग्रो कर रही है वो, ठीक है। तो फटाफट टिक करेंगे उस पर। चलिए, पहला जो चैप्टर होता है ना सिलेबस का, वो यूजुअली ऐड करता है इंट्रो, बट ये जो है ना चीज, ये ऐड करता है बायो में जान, ठीक है, ये जान ऐड करता है डेफिनेशंस देकर। इसकी सिग्निफिकेंस को समझिए। अगर किसी को भी बोरिंग लग रहा है तो मैं माफी चाहती हूँ, और इसलिए नहीं कि मैं बोर फील करवा रही हूँ, इसलिए कि भाई आप लोग सीरियस नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज लिविंग। See, when we try to define living, we conventionally look for distinct characteristic features exhibited by living, as we have discussed 5 minutes earlier, right? Growth है, reproduction है, ability to sense environment, mount a
suitable response, immediate response and a few unique features. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंस, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन हो चुका है. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेंस ऑफ योर सराउंडिंग. देखिए आपकी सराउंडिंग की सेंस आपको है ना. अगर मुझे इस टाइम, अब जनवरी चल रहा है, इट्स अराउंड मिड ऑफ जैन, तो इफ आई एम वेयरिंग दिस जैकेट आई एम सेंसिबल इनफ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दीज कोल्ड विंडी सिचुएशंस, कि मुझे सेंस हो रही है ना माइंड में कि अभी सर्दी है, तो मैंने क्या करा, जैकेट वेयर करा. द मोमेंट समर कम्स तो मैं कॉटन वेयर करूं, है ना. तो दिस इज सेंस ऑफ सराउंडिंग. समझ रहे हो. नेक्स्ट, हाँ जी, अगेन जो है आपके पास क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. बिल्कुल. इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, दैट इज ग्रोथ. ठीक है. बट अभी जैसा मैंने बताया, क्या नॉन लिविंग चीज नहीं ग्रो कर सकती? कर सकती है भाई. हिमालय हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है. तो ग्रोथ करेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बन सकता लिविंग का कि भाई ओनली लिविंग एग्जिबिट कर रही है. कुछ कुछ एक्सेप्शन है जहां ग्रोथ नॉन लिविंग में भी देखी जा रही है. ठीक है. दिस ऑल्सो वी हैव कवर्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस. अच्छा, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ रिएक्शंस पर आपको खास जो है वो ध्यान देना है. ठीक है. सी, एक बहुत अच्छी लाइन में बोलने जा रही हूँ, वो भी फोकस हियर. व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट. जैसा कि अभी मैंने बताया, ह्यूमन बीइंग्स में कब एक क्वेश्चनेबल सिचुएशन कब आ जाती है कि वेदर यू आर लिविंग और नॉट, है ना. व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ मी, एम आई लिविंग, हूं ना, जिंदा हूं भाई, पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ. ठीक है. अच्छा, वो पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हैं मशीन्स के थ्रू, जो मशीन्स के थ्रू जिंदा हैं, कोमा पेशेंट्स, उनके बारे में क्या सोच है? लिविंग है वो कि नहीं? वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स, है ना, विच रिप्लेस लाइक देयर हार्ट एंड लंग्स. द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड. द patient has no self consciousness. मैंने अभी बताया, to sense your surrounding is known as self consciousness. बट पेशेंट की सेल्फ कॉन्शियसनेस ही नहीं है इस टाइम. पेशेंट इज सेमी लाइव, सेमी डेड, सेमी लाइव, सेमी डेड. तो क्या बोलेंगे इस सिचुएशन को? वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? देखिए, जब भी कोई पेशेंट कोमा में है, उसका जो ब्रेन है, जब तक ब्रेन पूरा डेड डिक्लेयर नहीं हो जाता, ही और शी इज इन अ लिविंग स्टेट. ठीक है. द मोमेंट जब ब्रेन डेड डिक्लेयर हो गया, पेशेंट हैज नो ब्रेथ लेफ्ट, कोई सांस नहीं बची है, तो वो डिक्लेयर होगा डेड. समझ रहे हैं. आगे डाइवर्सिटी देखेंगे अब हम लोग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. तो सी देखिए, जो हमारी आईज हैं, इस टाइम मेरी आईज हैं जिस पर कोई स्पेक्टेकल्स नहीं वेयर करे हुए, कोई स्पेक्स नहीं है. दो इवन इफ आई सफर फ्रॉम हार्डली 0.5 और 1 नंबर, बट स्टिल आई डोंट वेयर स्पेक्स, आई डोंट फील लाइक टू वेयर इट. तो आई हैव अ नेकेड आई राइट नाउ. ओके. तो देर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई. व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? See, I have washed my hands 2 to 3 times, but still there are many bacteria on my hands which are not visible through my naked eye. Naked eye means no microscope, nothing spectacular, no nothing else. Naked eyes, सीधी जो मेरी आंखें हैं, उससे मैं बैक्टीरियाज नहीं देख पा रही हूँ मेरे हाथों पर, बट स्टिल आई हैव कोई भी generous amount of bacteria on my hands because I am fluently touching my cell phone, this desk, this table, this wall or staircase railing, something like that. ठीक है. तो जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. पोटेड प्लांट्स में छोटे छोटे बीटल हैं, इंसेक्ट हैं, केंचुए हैं, कुछ दिख रहे हैं, कुछ दिख भी नहीं रहे हैं. ठीक है.
हमारे अराउंड छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है। किसी को कोल्ड है, कफ है, कोई स्नीज कर रहा है तो कोई कफ कर रहा है ना, इन दैट फॉर्म। इन्फ्लुएंजल इन्फेक्शंस भी हैं। बर्ड्स भी हैं ऊपर जो घूम रही हैं, जिन्हें बायोलॉजी में बोलेंगे एव्स। देन एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। अरे भाई कहीं भी नजर मारो काफी लिविंग चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो पर अभी नजर कहीं नहीं मारनी, अभी फोकस यहीं रखना है। देर आर मीन सेवरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड यू, और यही हम सबको स्टडी करना है इस चैप्टर में। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या वर्ड है भाई? हम बोलते हैं ना कि इंडिया के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सुना है? इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल मीन्स अतुल्य भारत, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी रखता है। भाई मतलब 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। पंजाब वाले पंजाबी, हरियाणा वाले हरियाणवी, जम्मू वाले पहाड़ी अपनी गढ़ियालवी लैंग्वेज। देन अपने ये इधर आ गए हिमाचल वाले हिमाचली, थोड़ा एक्सेंट मिक्स हो जाता है उनका। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट तक आते आते थोड़ी पंजाबी हो जाती है ना। देन राजस्थान वाले मारवाड़ी यूज करते हैं। देन अपने बिहार वाले भोजपुरी यूज करते हैं। और थोड़ा और इधर उधर देखोगे गुजरात वाले गुजराती, और उधर असम वाले असामीज, जो लैंग्वेजेस हैं वो यूज करते हैं। जो ईस्टर्न सेवन सिस्टर्स हैं उनकी अलग रहेगी लैंग्वेज। देन थोड़ा और नीचे स्विच करूँ तो मध्य प्रदेश में यूजुअली हिंदी का यूज हो जाता है। देन थोड़ा और नीचे महाराष्ट्र में मराठी यूज करते हैं लोग, है ना, मराठी लोग रहते हैं वहाँ। देन नीचे जाएं तो और आंध्र प्रदेश आ गया, मीन जैसे तेलुगु यूज हो रही है, मलयालम है ना, तो मलयाली पीपल। उसके बाद तमिल है, कन्नड़ है, देन कोंकणी है केरला में, है ना। तो इस तरह से क्या है, लैंग्वेज कितनी सारी हैं। और साउथ इंडियन प्रेफर कर रहे हैं इडली है, डोसा, वड़ा। पंजाबीज परांठे हैं, भटूरे हैं, ये वो। और हरियाणवी अलग कर रहे हैं, दाल बाटी प्रेफर कर रहे हैं अपने राजस्थान वाले। तो अलग अलग सारे, सब सब जगह डाइवर्सिटी है। क्या है, जो ये विभिन्नता है ना, विभिन्नता शब्द एकदम परफेक्ट है हिंदी का। विभिन्नता, डिस्टिंक्ट अलग अलग चीजें कर रहे हैं सब, है ना। और जो तमिलनाडु साइड एकदम साउथ देखें तो वहाँ भयंकर गर्मी, जबकि यहाँ देखें तो स्वेटर्स, जैकेट्स, ये सब, है ना। तो ना ही तो एटमॉस्फेयर सेम है, ना जल, ना वायु, ना खाना, ना लोग, ना लैंग्वेज, कुछ भी नहीं मिलता। स्टिल इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 5 फिंगर्स है, सबका साइज अलग है, सबका साइज अलग है। नो वन रिजेंबल्स अनदर वन, ठीक है। स्टिल क्लस्टर, एक पूरी मुट्ठी। दिस इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वही देखेंगे अब हम, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो अभी जैसा मैंने बताया कि मेरी नेकेड आइज हैं, तो इनके थ्रू भी हम लोग नहीं देख सकते, तो हमें क्या चाहिएगा, माइक्रोस्कोप। फिर हम उसकी स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया की, वायरसेस की, है ना, इस तरह से। आगे चलिए जी। If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase. ठीक है। तो जैसे जैसे क्या बोला इसमें, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो फॉर श्योर वैरायटीज भी बढ़ती जाएंगी, है ना। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, जैसे सपोज अगर मैंने अबोर का एरिया कंसीडर किया, मैंने किसी किसान को बोला कि सिर्फ अबोर का एरिया, अबोर का बाहर वाला एरिया नहीं होना चाहिए, तो आप बताओ आपके पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो वो बोलेगा जी जो ये अपना सीजन रहेगा तो मेरे पास वीट भी मिलेगी, चावल भी मिलेंगे, कुछ हद तक ऑरेंजेस भी मिलेंगे। थोड़ी क्वालिटी कुछ पिछले सालों से अब कम हो गई है, लेकिन ऑरेंजेस भी मिलेंगे आपको। तो मैंने कहा ठीक है। यही मैंने अगर एरिया बढ़ा दिया, मैंने कहा अबोर भी है, गंगानगर भी है, गंगानगर के बाद जो सारा रावतसर तक का एरिया है ना, जो एकदम बंजर होता जाता है, तो मुझे वहां तक चाहिए एरिया। अब बताइए क्या क्या वैरायटी मिलेगी। तो वो बोलेंगे जी अब इसमें ग्राम्स भी ऐड होंगे, पल्सिस भी ऐड होगी, आपको चना बहुत अच्छा मिल जाएगा, आपको दालें मिल जाएंगी, सूखी वेदर में वो सब होता है। तो मैंने कहा वाह, वैरायटी बढ़ गई ना एरिया बढ़ाते ही, समझ रहे हो। The moment you increase the specific area, you will find increase in varieties, ठीक है। Then obviously if you were to visit a dense forest, you will probably see a much greater number of
नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल। देखिए जब हम जो है हमारा फॉरेस्ट विजिट करते हैं तो हम ये नहीं सोच कर जाते कि फॉरेस्ट है, लोकल्स जो है यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स, उनसे सुना यहाँ लेपर्ड्स होंगे तो ओनली लेपर्ड्स होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेपर्ड्स हैं तो उनके लिए कोई शिकार का भी बंदोबस्त होगा, है ना? तो वो कैसे, हिरन भी मिल रहे हैं, थोड़े बहुत ब्लैक बॉक्स भी मिल रहे हैं, काला हिरन, ठीक है। उसके साथ साथ जो है एक स्पेसिफिक एव्स यानी बर्ड्स की जो रेंज है उसमें भी आपको कुछ देखने को मिल रहा है, लाइक पैरट्स भी मिल रहे हैं, थोड़े पिजन्स भी मिल रहे हैं, क्रोज भी मिल रहे हैं, वाइल्ड सारे, ठीक है। तो जंगली जानवर और बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे आप डेंसिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं फॉरेस्ट की। तो वही है, बिल्कुल एकदम बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, बट जब क्वेश्चन आएगा ना तो दिमाग नहीं चलता होता। जितने भी एमसीक्यू उसके ऑप्शंस रहते हैं वो सब ऐसे भाई बहन से लगते हैं, ठीक है। Now see, each different kind of plant and animal or organism that you see represent a species. As I told you earlier कि we will be following a hierarchical order, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अलग अलग प्लांट है, अलग अलग एनिमल है, ठीक है। एनिमल है जूलॉजी में, प्लांट है बॉटनी में, दोनों मिलकर बना रहे हैं बायोलॉजी। तो उसमें क्या कह रहे हैं वो कि जो आप एक नस्ल, हम जिसे अपनी सरल भाषा में बोलते हैं ना नस्ल, जैसे अगर कोई आपका फ्रेंड लेकर आया कोई डॉग को, उसने एज अ पेट एनिमल अडॉप्ट किया, तो आप पूछते हो ना कि कौन सी ब्रीड का है। कभी ऐसा बोलते हुए सुना है दोस्त को, बस मैं कुत्ता लाया हूँ? नहीं, लेब्रेडर लाया हूँ, जर्मन शेफर्ड लाया हूँ, सुना है ना? तो क्या आपको लगता है जर्मन शेफर्ड और लेब्रेडर में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है। अलग अलग स्पीशीज हैं दोनों, बिल्कुल ना, अलग अलग स्पीशीज हैं, अलग अलग नस्ल हैं। तो the number of species that are till known to us is 1.7 to 1.8 मिलियन। कितनी? भाई 10 लाख का 1 मिलियन होता है, लिख लो कहीं जिसे कंफ्यूजन है। 1.7 से 1.8 मिलियन तक अभी तक स्पीशीज इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन, अगेन टिक क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड टिल डेट। ऑप्शंस अगर आ जाए आपको 0.5 से 1 मिलियन, गलत। देन 0.6 से 1.5 मिलियन, गलत। 1.5 से 2 मिलियन, अगेन गलत। टिक करोगे सिर्फ 1.7 से 1.8 मिलियन। द राइट आंसर विल बी 1.7 से 1.7 से 1.8 मिलियन विल बी द राइट आंसर। आगे जी, हाँ जी, इतनी सारी स्पीशीज का अर्थ पर होना, ये अपने आप में एक टर्म बनती है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायो जब जान डल जाए, डाइवर्सिटी विभिन्नता, अलग अलग चीजें, जान वाली जानदार विभिन्न चीजें, ठीक है, वो है बायोडाइवर्सिटी। दैट इज इतनी नंबर ऑफ स्पीशीज का होना, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज। मैंने ये नहीं बोला कि टोटल ऑर्गेनिजम्स इतने हैं, मैंने बोला टोटल प्रजातियां इतनी हैं। उन प्रजाति के कितने कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत होंगे, किसी के 100, 200, 300, लाख, 2 लाख, 4 लाख, करोड़, अरबों खरबों, जितने भी। मैंने सिर्फ बात की प्रजातियों की। हम ह्यूमन एक प्रजाति हैं, जैसे सुना होगा 135 करोड़ की आबादी है भारत की, ठीक है। तो हम ह्यूमन एक प्रजाति हैं, उसे एक प्रजाति गिना, एक स्पीशीज। तो इसी तरह से जैसे हम एक स्पीशीज है, 1.7 से 1.8, 1.7 से 1.8 स्पीशीज है अभी, मिलियन, इतनी मिलियन स्पीशीज हैं। इन स्पीशीज में कितने भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो आगे है, we should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified, ठीक है। तो भाई देखिए किस लिए पीएचडी के स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज रिसर्च सेंटर्स में इन्हें अलोकेट करवाती हैं अपने सेंटर्स पर कि प्लीज मतलब हमारे साथ जो अटैच हो जाइए, थीसिस दिए दीजिए हमें बनाकर। और थीसिस भाई बच्चों मीन्स सारांश, समरी, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा कि जो न्यू न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं उनके बारे में, उनकी आइडेंटिफिकेशन फीचर्स देखो। कई कई बार क्या होता है कि कोई भी एक प्रजाति है, ठीक है,
वो अपनी बिल्कुल नजदीक वाली प्रजाति के साथ रिप्रोड्यूस कर कर एक अलग प्रजाति को जन्म देती है। ठीक है, तो उसके जो फीचर्स हैं वो पढ़े जाते हैं, देन देखा जाता है कि ये आगे फर्टाइल है, जन्म देने के लिए फिट है जनरेशन, कि नहीं ये इतनी रहेगी। अगर वो फिट होती है फर्दर आगे तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये एक नई स्पीशीज बन गई है। या कई कई बार इवेंचुअली हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि जो हमारे जंगल है, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट है सपोज, तो क्या है, उन्हें लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। 20 से 22% ऑक्सीजन वहीं से मिलती है पूरी अर्थ को, जो अभी हाल ही में जले थे, बिल्कुल सही। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें रोज कुछ ना कुछ अगर जाकर रिसर्च करी जाए तो आपको रूटीनली रूटीनली गारंटीड है कुछ ना कुछ नया स्पीशी आइडेंटिफाई कर लोगे आप, प्लांट्स की, एनिमल्स की। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कि ये जो स्पीशीज है ना, ये कंजैकेटिवली बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये स्पेसिफाइड नहीं है कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन। भाई बार बार तो डेटा चेंज नहीं होगा बुक का। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अब एक चीज है देखिए, कि अब इतनी सारी स्पीशीज हैं, तो अब सपोज जैसे आप कोई खाने की चीज ले लो, आप उसे कुछ और बोलते हो। आपकी जो मैटरनल फैमिली है ना, आप ज्यादा दूर मत जाओ, अपने नानके तक ही जाओ, तो आपके नानके में ननिहाल में उसे कुछ और बोलेंगे। फिर आप बोलोगे, नो नो नानी, माई ग्रैंड माँ सेज कि दिस इज दिस, यू आर सेइंग दिस इज दैट। तो एक लोकल लैंग्वेज दूसरी जगह, दूसरी स्टेट या दूसरी सिटी में जाते ही चेंज हो जाती है। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वो चीज होगी कि जो भाई लैंग्वेज है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उसके लिए अब साइंटिस्ट ने सोचा कि ये तो बड़ा ही गड़बड़ी वाला काम हो जाएगा कि इंडिया में किसी चीज को कुछ बुला रहे हैं, अमेरिका में कुछ बुला रहे हैं, ठीक है, देन ब्रिटेन में कुछ और बुला रहे हैं, अफ्रीकन उसको कुछ और बुला रहे हैं, है ना। तो ये तो बड़ा ही मुश्किल कंसेप्ट है कि भाई एशिया में जा रहे हो तुम, तो थ्रू आउट द एशिया में भी कितनी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज कुछ 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 अलग बोल रही हैं। अफ्रीका में जा रहे हो, अफ्रीका में कितनी कंट्रीज हैं, वो सब कुछ अलग बोल रही हैं। देन यूरोप जा रहे हो, यूरोप में कोई और कुछ और बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियंस कुछ और बोल रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि क्यों ना एक ऐसा लॉ बना दिया जाए कि जिसमें आगे वाली जो जीनस है वो और पीछे स्पीशीज है वो डिसाइड करवा दी जाए, कि भाई साइंटिफिक नेम उसको इंट्रोड्यूस दिया जाए, डेफिनेशन, कि इसका साइंटिफिक नेम ये रहेगा। सपोज अगर मैं अरबी बोलूं, अरबी आप में से कुछ समझ रहे हैं कुछ नहीं समझ रहे, वैसे तो समझ ही रहे हैं, इतना कोई फैंसी वर्ड नहीं है। तो मैंने बोला अरबी की सब्जी। अब अगर मैं कहीं और जाकर बोलूं, सपोज पहाड़ी लोग तो इसको डेफिनेटली कुछ और ही बोलेंगे, डेफिनेटली कुछ और बोलेंगे। वो बोलेंगे कोई जड़ है, मतलब जड़ है, किसी रूट है, रूट खा रहे हैं ये, ठीक है। तो मैं अपनी सेफर साइड पर रहने के लिए बोलूंगी भाई मुझे कोलोकेशिया चाहिए, कोलोकेशिया चाहिए मुझे। आ गया ना इंग्लिश का बढ़िया वर्ड। तो कोलोकेशिया अमेरिका वाला बंदा भी समझेगा, ब्रिटेन वाला भी समझेगा, अफ्रीका वाला भी समझेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला भी समझेगा, यूरोप वाला भी समझेगा। इवन अगर कोई आदिवासी पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा लिखा है, तो आदिवासी भी समझ जाएगा ये कोलोकेशिया मांग रही है। वैसे तो आदिवासियों के पास किसी ने जिंका लाला हू करवाने क्यों जाना है, पर बात है कि अगर पढ़ सकते हो तो सब एक जैसी चीज पढ़ेंगे, एक जैसा सिनेरियो चलेगा। ठीक है, तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड में। सी, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by same name all over the world। फैंसी लाइन में बोल दिया, अब पहले देसी अपनी हिंदी वाली भाषा में बताया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नाम एक जैसा ही हो, तो इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ से साइंटिफिक नेम। ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो ना आयुपैक नेम, क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है मुझे बताओ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योरली अप्लाइड केमिस्ट्री, आयुपैक नेम है ना। तो उसी तरह बायोलॉजी में भी होता है भाई, बायोलॉजी में बॉटनी का अलग होगा, जूलॉजी का अलग होगा। जैसे बॉटनी में होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन। जूलॉजी में इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, आईसीजेडएन। आसान है ना भाई, केमिस्ट्री अगर आयुपैक नेम चला सकती है तो हम क्यों नहीं। जैसे आयुपैक नेम केमिस्ट्री में होता है ना, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, है ना, तीन अलग अलग पढ़ते हो। फिर उसके आगे जैसे फर्स्ट मेंबर होता है मिथेन, इथेन, प्रोपेन,
तो आप एथ मैथ प्रोप याद कर लेते हो, पीछे एन इन इन फॉर एल्केन, इन फॉर इल्कीन, एल्काइन, आइन 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 लगाते जाते हो। वैसे बायो भी तो कुछ डिजर्व करती है ना। तो यहाँ इस प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। बॉटनी पढ़ रहे हैं जैसे, तो उसमें आएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN, या इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। इंटरनेशनल मतलब वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेशनल मतलब एक कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट थोड़ा देखते हैं। ठीक है, ये ICBN और ICZN की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, प्रिपेयर्ड रहना। जैसे IUPAC की पूछते हैं केमिस्ट्री में, IUPAC। अच्छा आप देखिए, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें क्या होता है भाई, बायोलॉजिकल जो इसमें रहती है ना स्टडीज, इसमें हम लोग फॉलो करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या फॉलो करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इधर देखिए, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है एक वर्ड देंगे आप, जो पहला होगा क्या होगा, जीनस, जो पहला होगा जीनस, देन होगा स्पीशीज, क्या होगा, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे ये दोनों होते क्या हैं, जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होती है, ठीक है। पहले आप समझिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। इसमें जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा, देन स्पेस रहेगी जीनस खत्म होने के बाद, देन स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड छोटा रहेगा स्मॉल में, ठीक है। समझ रहे हैं, समझना ही पड़ेगा जी, चॉइस नहीं है ना। देन देखिए, मैं ह्यूमन बींग्स को लिख कर दिखाती हूँ क्या लिखते हैं। देखिए पहला मैंने वर्ड लिखा होमो, क्या लिखा, होमो, देन स्पेस दी, देन छोटे में लिखा सेपियंस, ये छोटा है ना सारा, ये बीच में स्पेस भी दी। ये देखिए, ये जो सेपियंस है ना, ये हुआ स्पीशीज, क्या हुआ, स्पीशीज, नस्ल, जीनस, ये हुआ जीनस। स्पीशीज से ऊपर वाली, ऊपर वाला जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये ऊपर का दर्जा है, जैसे इस जीनस में, जीनस तो होमो होमो रेक्टाइलस, जैसे हमारा जो सैपियन स्पीशीज है, होमोजीनस है। इस जीनस में स्पीशीज बंदरों की भी आती है, चिंपैंजीज की भी आती है, ठीक है। तो आपने जीनस तो बता दिया, अब स्पीशीज बताई सेपियंस। ये कुछ कुछ ऐसा है बच्चों, जैसे आपने अपनी कॉलोनी बताई, कॉलोनी के बाद आपको अपना घर भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना। जैसे कॉलोनी है, सपोज ये कॉलोनी है सिविल लाइंस, क्या इतना एड्रेस काफी रहेगा, उसके बाद नहीं बताओगे हाउस नंबर है ये। सपोज अगर डाकिए ने आना है तो वो कॉलोनी में आकर ही फेंक कर चला जाएगा डाक। जब कॉलोनी बताई, जीनस बताया, तो स्पीशीज भी बताओ ना, हाउस नंबर भी बताओ कि मेरा हाउस नंबर 230 है, 20 है, 33 है, क्या है। सिर्फ सिविल लाइंस बताकर अगर सरता हो तो वो सिविल लाइंस के बाहर ही या सिविल लाइंस के गेट के अंदर थ्रो कर जाएगा कुरियर, समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा बायोलॉजिकल सॉरी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अच्छा ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये किसने दिया, कैरोलस लीनियस। मैंने एक चीज आपको बोली है, अगर नहीं भी बोली तो अभी बोल रही हूँ, सुन लीजिए। जब भी हम बायो से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स का सामना करते हैं ना, कि ये हमें डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप पंजाबी में कंफर्टेबल हो, हिंदी में या इंग्लिश में लिख लिख कर देखो उसको। फर्स्ट फर्स्ट जो रूल है। दूसरी चीज, जैसे वर्ड आया कैरोलस लीनियस, जिसको कैरोलस लर्न हो रहा है कैरोलस कर लो, लीनियस लर्न हो रहा है लीनियस कर लो। पेपर में तो पूरा नाम आएगा ना, कैरोलस लीनियस, फटाफट टिक करो। हु इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, आंसर वुड बी कैरोलस लीनियस, ठीक है। ये जो सिस्टम है ना, ये किस साइंटिस्ट ने दिया, ऑब्वियसली आप या मुझ में से तो किसी ने दिया नहीं होगा, कोई साइंटिस्ट ही रहा होगा जिसने इतना दिमाग चलाया कि पूरे वर्ल्ड में सेम कर दो भाई।
होमोसेपियन जब बोले समझ जाओ ह्यूमन की बात हो रही है। तो कैरोलस लीनियस किसने दिया? कैरोलस लीनियस बायोलॉजिस्ट रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद based on characteristic features, all living organisms can be classified into different taxa. The process of classification is known as taxonomy. अच्छा, आपने एक चीज सुनी होगी कि एक होता है कांस्टेबल, हवलदार, फिर जैसे बड़ी रैंक हेड कांस्टेबल, है ना, फिर असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, फिर सुप्रिटेंडेंट, फिर डीजीआई, इस तरह से ऊपर 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 बढ़ता है ना, रैंकिंग होती है हर चीज की। तो टैक्सा भी यही समझ लीजिए, एकदम आसान सरल भाषा में अगर बोलूं तो टैक्सा का क्या मतलब होता है? रैंकिंग। तो इसमें क्या रहेगा जी, मैं आपको एक आसान ट्रिक लिखवाने लगी हूँ अभी, ठीक है। ये गूगल पर नहीं मिलेगी, निश्चिंत रहो। ये देखो, जब हम टैक्सोनॉमी समझते हैं ना, टैक्सोनॉमी समझते हैं जब हम लोग, तो टैक्सा का क्या मतलब होता है? रैंक। बस रैंक एक समझने के लिए चीज याद रखो, माइंड में रखो, रैंक। इससे हमें पता चलता है कौन सी चीज बड़ी है, लार्जर वन देन स्मॉलर वन, ठीक है। तो भाई ये पता चलना भी तो जरूरी है, कोई ए चीज बड़ी है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, डी बड़ा है ई से, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रिक सुन लीजिए अभी। ट्रिक है, ये सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड ट्रिक है, गूगल पर नहीं मिलेगी, इसे एज इट इज लर्न करिए। किंग ने फिजिक्स की क्लास में, कौन सी क्लास में? फिजिक्स की क्लास में, किंग ने फिजिक्स की क्लास में ऑर्डर दिया कि फैमिली के सब जीनियस स्पेक्स लगाओ। हाँ जी भाई, किंग है, किंग कुछ भी ऑर्डर दे सकता है, कुछ भी। किंग ने फिजिक्स की क्लास में ऑर्डर दिया कि फैमिली के सब जीनियस स्पेक्स लगाओ। तो यहां से ट्रिक क्या बन गई? किंग फॉर किंगडम, क्या बन गई जी? किंगडम। किंगडम होगा सबसे बड़ा टैक्सा, सबसे बड़ी रैंक, एकदम डीआईजी लेवल की, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स से आपने ट्रिक याद रखनी है, फाइलम। क्या याद रखनी है? फाइलम। ये हिंदी के जो वर्ड्स है ना बीच बीच में, ये जैसे न, ने, की, ये सब इग्नोर कर देना, बस ये ट्रिक याद रखने के लिए है। किंग ने फिजिक्स की क्लास में ऑर्डर दिया कि फैमिली के सब जीनियस स्पेक्स लगाओ। किंग, किंगडम, फिजिक्स, फाइलम, देन फाइलम से थोड़ी छोटी हायरार्किकल ऑर्डर का रैंक है क्लास, फिर क्लास से छोटा है जी ऑर्डर, ऑर्डर से छोटा है जी फैमिली, आफ्टर फैमिली जीनियस को आप कन्वर्ट कर दोगे जीनस में, किसमें? जीनस। स्पेक्स को कन्वर्ट कर दोगे स्पीशीज में, लो। हो गया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, सबसे बड़ा होगा किंगडम। जैसे ये पूरा किंगडम है जिसमें पेड़ भी आ रहे हैं, पौधे भी आ रहे हैं, हम जानवर, हम इंसान आ रहे हैं, सोशल एनिमल, जानवर आ रहे हैं, और कीट पतंगे, है ना, और ये जो हमारी बर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग, तो ये सब आ रहे हैं, तो किंगडम। और फाइलम में स्पेसिफिक फाइलम, फाइलम क्या क्या फाइलम्स हैं? जैसे किंगडम, किंगडम तो पूरा हुआ ना कि किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, देन फाइलम आगे हम देखेंगे, एनिमिलिया में भी हम हमारे 10 से 12 फाइलम्स पढ़ेंगे। जैसे एक फाइलम है कॉर्डेटा, ठीक है, एक नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा में भी हम पॉरीफेरा पढ़ते हैं, एनलिडा पढ़ते हैं, एस्क्लमिंथ पढ़ते हैं, प्लेटीहेल्मिंथ पढ़ते हैं, गो थ्रू करेंगे तो एकदम आपको रिवाइज हो जाएगा बढ़िया से।
देन उसकी क्लासेस, उस क्लास के ऑर्डर, ऑर्डर देन फैमिली, है ना। अभी जैसे मैंने बताया था आपको बॉटनी के प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा बॉटनी के सिलेबस में कि हम फैमिलीज पढ़ेंगे, सोलिनेसी और जो हमारा लिलिएसी है, ये इस तरह से हम सारी 5 से 6 फैमिलीज को स्टडी करेंगे। देन जीनस आपको जस्ट अभी बताया मैंने 5 मिनट से रिसेंट कि जो जीनस है हमारा होमो जीनस है, जबकि स्पीशीज है उसकी सेपियंस, ठीक है। तो सबसे बड़ी रैंक, सबसे बड़ा टैक्सा, सबसे बड़ी टेक्सोनॉमिकल हायरार्किकल जो वर्ड है वो है किंगडम। किंगडम है सबसे बड़ा, देन उससे छोटा फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन एकदम प्रिस्क्राइब करके बताएं तो स्पीशीज। एकदम प्रिस्क्राइब करके बताओ भाई, अब घर का एड्रेस देना पड़ेगा, हाउस नंबर, दैट इज स्पीशीज। ऐसा समझिए भाई, स्पीशीज है आपका होम का एड्रेस, हाउस नंबर, जीनस है आपकी कॉलोनी, ठीक है, और फैमिली है आपका कॉलोनी का लोकेशन, ऑर्डर है आपका शहर, क्लास है आपका स्टेट, और जो फाइलम है वो आपकी है कंट्री, और जो किंगडम है वो आपका है कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट जिसमें कंट्री है, कंट्री जिसमें एक स्टेट है, स्टेट जिसमें एक शहर है, शहर जिसमें एक जो कि है आपका पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी, लोकेलिटी में आपकी कॉलोनी स्टैब्लिश है, कॉलोनी में कहीं जाकर आपका घर है, इस तरह से समझिए, ठीक है। तो होपफुली आपको जो है ये टेक्सोनॉमिकल, जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, श्रेणियां जिसे बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, श्रेणियां, ये आपको समझ आया होगा, है ना। तो स्पीशीज आपकी नस्ल कैसी है, जीनस, उससे ऊपर वाला एक टैक्सा। आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इसके बाद के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्पीशीज है वो पर्टिकुलरली उसको डिफाइन कैसे करना है, देन जीनस, देन फैमिली, जो परिवार, देन ऑर्डर, ठीक है, देन क्लास, देन फाइलम एंड देन किंगडम, ठीक है। तो हाँ जी, बने रहिए जो है ये टॉप होप्स एकेडमी के साथ, मेरे साथ, और इसी तरह से हम लोग आगे से आगे इसका निकालेंगे हल कि किस तरह से चीज़ें लर्न करनी है, मेमोराइज करनी है। तो ट्रिक फॉर श्योर मैं आपको ट्रिक से ही पढ़ाऊंगी सारा, ठीक है। किंग ने फिजिक्स की क्लास में ऑर्डर दिया फैमिली के सब जीनियस, फैमिली के सब जीनियस, स्पेक्स लगाओ, जीनियसों के वैसे भी स्पेक्स लगी होती है ना, तो याद रखना है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहिए और फल मिलेगा, फल क्या पूरा फ्रूट चाट ही मिलेगा अगर मेहनत अच्छी होगी तो। और बिल्कुल लगे रहिए तैयारी में टॉप होप्स के साथ, और एकदम डट के जो है मेहनत करनी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बायोलॉजी होगी नहीं होगी, अरे भाई फॉर श्योर होगी, ट्रिक्स के साथ पढ़ना है ना। जो मैटर और जो मटेरियल है फोकस करना है उसके ऊपर, और एक एक वर्ड ग्रैब करना है, थोड़ा पीछे रह जाओ तो रिवाइंड कर लो, बट लाइव लेक्चर में ऐसा नहीं होगा, तो आदत मत बनाओ इस चीज़ की। हाँ जी, तो बिल्कुल फिर मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट अपनी क्लास में। अभी जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं होती है, द अलोकेटेड वर्क फॉर यू इज कि यू हैव टू विजुलाइज, मेमोराइज द थिंग्स, ठीक है। एक बार जितना हुआ है इस लेक्चर में वो आपका करना ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक, तो करना ज़रूरी है आपका, ठीक है। जितना भी सारा काम है ये आप करोगे, लिख लिख कर देखोगे, प्रैक्टिस ऐसे ही बनेगी, वो कैब ऐसे ही स्ट्रांग होगी आपकी, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, सी यू सून।